तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीतू सर की क्लास में। आज हम हमारे चैनल पर आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो आज हम वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनसे रिलेटिव सवाल क्या होते हैं, उन सबको आज अपनी हमारी क्लास में विस्तृत रूप से समझने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो समझते हैं अपना पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहला बात तो ये क्या होती है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए पहले अपन को बहुत सारी संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगी। तो इसमें पहले नंबर पर संख्या होती है प्राकृत संख्याएं। तो ये प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्या वो होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं, एक से स्टार्ट होती है, जहाँ तक की संख्या होती हैं अनंत तक। जितनी भी अपने पास नंबर सिस्टम है या फिर जितनी भी संख्याएं हैं एक से लेकर जहाँ तक की संख्या होती हैं सब अपनी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे नंबर पर होती हैं ये अपनी पूर्ण संख्याएं। तो ये पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? वे सारी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 डैश और कहाँ तक? अनंत तक। तो जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्याएं और जितनी सारी गिनतियां हैं अपनी, जितनी गिनतियां अपन जान सकते हैं या फिर जितनी गिनतियों को अपन समझ सकते हैं, वो सारी गिनतियां कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं। मगर कंडीशन क्या है? जीरो से स्टार्ट होती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं। तीसरे नंबर पर होती हैं ये संख्याएं अपनी पूर्णांक। पूर्णांक कौन से होते हैं? पूर्णांक होते हैं अपने पास माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। मतलब अपने पास जितनी सारी संख्याएं हैं सब अपने पूर्णांक में आ जाती हैं। -10, -20, -100, -1 लाख, -1 करोड़ सारी संख्याएं अपनी पूर्णांक होती हैं। इसी प्रकार प्लस में इसमें जीरो भी होता है। माइनस अनंत से जीरो से होते हुए प्लस अनंत की जो भी संख्या होती हैं सब अपनी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद में चौथे नंबर पर होती हैं अपने पास परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? तो वे सारी संख्याएं जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्या होते हैं P और Q पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है, माइनस वाली भी प्लस वाली भी हो सकती है, और Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। मतलब नीचे वाली संख्या का मान जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, वो संख्या अपनी पूरी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। 5 नंबर पर एक और संख्या होती है अपने पास अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जैसे कि √2, √3, √5, इस प्रकार की संख्याएं अपनी कौन सी कहलाती हैं? अपरिमेय। मान के चलो एक संख्या लिख रही है अपने पास √16। तो √16 को अपन को सॉल्व करने के बाद 4 आ जाता है। तो √16 अपनी क्या है? परिमेय संख्या नहीं होती। ऐसी संख्या है इनको अपन वर्गमूल नहीं खोल सकते, वो अपनी अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। तो इन सारी संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 लेके अनंत तक। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 से लेके अनंत तक। पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको अपन P/Q के रूप में रखते हैं, और जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं और Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। जैसे कि 4/5, 7/9, ये सारी संख्याएं अपनी परिमेय संख्या होती हैं। और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं √2, √3, √5, इन सारी संख्याओं का समूह जो होता है वो सब संख्या अपनी पूरी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें प्राकृतिक संख्या भी आ जाती हैं, पूर्ण संख्या भी आ जाती हैं, पूर्णांक भी आ जाते हैं, परिमेय संख्या भी आ जाती हैं और अपरिमेय संख्या भी आ जाती हैं। इस सारे संख्याओं के समूह को अपन क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में रिलेटिव अपन जितने भी अपने पास फर्स्ट चैप्टर में जितने भी सवाल हैं, उन सवालों को आसानी से आज अपन समझने वाले हैं। प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलो, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-4 चीजें और हैं, उनको अपन समझते हैं। जैसी कुछ संख्याएं और भी होती हैं, सम संख्याएं। सम संख्या कौन सी होती हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो सारी संख्या सम संख्या होती हैं, जिसमें इकाई अंक हमेशा 2, 4, 6, 8, 0। ये अगर इकाई अंक किसी भी संख्या में 2, 4, 6, 8 और 0 में से कोई सा भी है तो सारी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। इसके बाद में एक विषम संख्याएं भी होती हैं।
जो 2 से भाग में नहीं जाता वो सारी विषम संख्या होती हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। इनमें इकाई अंक अगर जे हो जाए समझ लो वो विषम संख्या है। सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, इसके बाद में भाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं जिसके अपन क्या करते हैं, गुणनखंड करें। जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो जाते हैं वो भाज्य संख्या होती हैं। जैसे कि अपने पास एक संख्या लेकर रखिए, कितनी भी 9। तो 9 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, 1, 3 और स्वयं 9। मतलब जिनके गुणनखंड देखते हैं अपन 1, 3 और 9, मतलब 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये कैसी है, सम संख्या है। एक होती है अपने पास अभाज्य संख्या है। तो जी अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, इनके गुणनखंड करने पर केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 11 है, 11 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है, बने के कर भाग दे के देखा, 1 का भाग चला जाता है, 2 का देखा नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, 8 का भी नहीं जाता, 9 का भी नहीं जाता, 10 का भी नहीं जाता। तो सीधा कौन का जाता है, 11 का। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1 और 11। इसका मतलब ये क्या है, ये वाली संख्या अपनी अभाज्य संख्या है, क्योंकि जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होते, वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाते हैं वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इन संख्याओं के बारे में अपन ने विस्तृत रूप से जानने के बाद में अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट प्रश्नावली 1.1 से। अपना फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसकी पहली प्रश्नावली है 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हम हमारी पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन क्लास में समझा चुके हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक ना हो वो अपनी संख्या पूरी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो इसको 140 को अपन को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। और किसी को भाग देना आता है, जिसको फाड़े याद हो 1 से लेकर 20 तक, वो बड़े आराम से इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकता है। यानी 140 का अपन ने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 का अपन इसमें भाग दिया, 2 का 14 में भाग दिया गया 7 बार, 0 ऐसी कैसी आ गई। फिर 70 में 2 का भाग फिर से देंगे अपन। मैंने पहले ही बता दिया था कि जिन संख्याओं में पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो जाते हैं वो संख्या बड़े आराम से 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो 2 का भाग दिया अपन ने 70 में कितनी बार चला गया, 35 बार। अब 35 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें पीछे का अंक सम अंक नहीं है, विषम अंक हो गया। तो इसमें अगला अंक देखेंगे, काय का भाग चला जाएगा, 3 का देखा 3 में चला गया, मगर 5 में नहीं जा पाया। तो क्या करेंगे, आगे का अंक देखेंगे, 5 से देखेंगे, 5 का भाग 35 में चला जाता है कितनी बार, 7 बार चला गया। तो 7 अकेला बचेगा, 7 का भाग 7 में ही जाएगा, 1 बार चला गया। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, 2 × 2 × 5 × 7। इसी प्रकार अगला सवाल है 156 के अभाज्य गुणनखंड करके देखना है। सबसे छोटी संख्या पीछे का अंक सम है, इसलिए 2 का ही देखेंगे अपन। 2 का भाग देखा 2 का भाग दिया 15 में कितनी बार चला गया, 7 बार, 1 बच गया, 16 हो जाएगा। फिर 2 × 8 = 16। इसी प्रकार फिर दोबारा 2 का देंगे, 2 का दिया 7 में, 2 × 3 = 6, 1 बच जाएगा, 18 हो जाएंगे, 2 नाम 18। फिर इसके बाद में 3 का देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 13 में 13 का ही जाएगा। इस प्रकार से 156 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 13। अगली संख्या आती है 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है अपन को। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अंक देखा, इकाई का अंक विषम अंक है, इसका मतलब 2 का तो भाग इसमें जाएगा ही नहीं। 2 से बड़ी संख्या 3 है, 3 का भाग देखा अपन ने। तो 3 × 1 = 3, 8 में देखेंगे 3 दूनी 6, 2 बच जाएंगे तो 12 हो जाएंगे, नहीं 2 बच जाएंगे 22 हो जाएंगे, 3 7 है 21, 1 बच जाएगा 15 हो जाएंगे, 3 5 है 15। फिर से देंगे अपन, 3 का देखा, देखो 3 का जा रहेगा तो बड़े आराम से चला जाएगा, 3 × 4 = 12, 7 में दिया भाग अपन है 7 × 7 3 × 3 3 दूनी 6, 1 बच जाएगा, फिर ये 15 हो जाएगा, 3 5 है 15। फिर दोबारा देखेंगे कितने का जाएगा, फिर से 3 का देखा 3 का जा रहेगा, नहीं जा रहा, 3 का आपकी बार इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 3 × 1 = 3,
1 बच जाएगा, 12 हो जाएंगे, 30 का 12, फिर 5 में 3 का भाग नहीं जाता। अगली अंक संख्या 5 है, अब अपनी आवाज संख्या, तो 5 का देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, 2 बच जाएंगे 25, 5 25, फिर दोबारा 5 का देंगे, 5 जगह 5, 3 बच जाएंगे, 35 हो जाएंगे, 5 7 35, तो 17 का देंगे, 17 एकम 17। इस प्रकार से 3825 की आवाज गुणनखंड हो जाएंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। चलो देखते हैं इसका चौथा सवाल। चौथा सवाल है 5005 की अपन को आवाज गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले अपन ने देखा 2 से तो इसमें भाग जाएगा नहीं, तो 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देकर देखते हैं। 3 से भी नहीं जा रहा, क्योंकि 3 से उसी संख्या में भाग जाता है जिनके अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है। 5 और 5 10 हो रहा है, इनके अंकों का योग 10 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर क्या करते हैं, 3 से बड़ी आवाज संख्या से देखते हैं, कितनी है, 5 है। तो 5 का भाग तो पिछले वाला का इकाई का अंक 5 हो और 0 हो तो उसमें 5 का भाग बड़े आराम से चला जाता है। तो इसमें देंगे अपन 5 का भाग, 5 एकम 5, 0 ऐसी की ऐसी, ये 0 ऐसी की ऐसी, फिर 5 एकम 5। अब हो गया अपने पास 1001। अब देख के देखते हैं इसमें 5 का भाग, अरे अब इकाई का अंक 5 और 0 नहीं बचा, मतलब इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। तो 5 से बड़ी संख्या देखते हैं, अब आज संख्या कौन सी है, 7 है। 7 का भाग दे के देखो, 7 एकम 7, ठीक है, 3 बच जाएंगे 30 हो जाएंगे, 7 चौके 28, 2 बच जाएंगे 21 हो जाएंगे, और 7 तिया 21, और यार 7 का भी चला गया। अब 7 का भाग फिर से देकर देखते हैं, 7 दूनी 14, 3 में भाग नहीं जा रहा 7 का, तो अब कौन का भाग जाएगा। तो अब इससे बड़ी संख्या देखते हैं यार, 7 से बड़ी आवाज संख्या कौन सी होती है, 7 से बड़ी आवाज संख्या 11 होती है, तो 11 का भाग देखते हैं इसमें। तो 11 एकम 11, 3 बच जाएंगे 33 हो जाएंगे, और 11 तिया 33, चला गया, बढ़िया बात है यार। अब क्या करते हैं, 13 में 13 का ही जाएगा, 13 एकम 13, एक बार लास्ट में 1 बच गया, समझ लो पूरा गुणनखंड हो गया। क्या करते हैं अब, 5005 के गुणनखंड कितने हो रहे हैं, 5 कितने हो रहे हैं, 5 7 11 और 13। चलो इसका जो 5वां सवाल है, 7429 के अपन को आवाज गुणनखंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं अपन अपना 5वां सवाल। 5वां सवाल है अपने पास 7429 की आवाज गुणनखंड करना है। तो आवाज गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी संख्या देखते हैं अपन 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि पीछे का अंक विषम है, 2 का भाग जा नहीं सकता। 3 का भाग देखेंगे, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, सारे आवाज संख्या हैं, 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, इसमें 11 का भी नहीं जाएगा, इसमें 13 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा सीधा 17 का। तो 17 का इसमें अपन ने भाग दिया, 17 चौके 68, 8 बच जाएंगे, 82 हो जाएंगे जी, नहीं 8 नहीं बचेंगे, इसमें 6 बचेंगे, 62 हो जाएंगे, 17 × 51, तो 62 में से 51 जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 11 बच जाएंगे, 119 हो जाएंगे, 17 7 119, 17 का चला गया। 17 के बाद में अगली संख्या आवाज संख्या कौन सी होती है, 17 का फिर से दे के देखते हैं। पहली बात तो कि 17 का चला जाएगा तो अच्छी बात है, मगर 17 का इसमें नहीं जाएगा। फिर अपन ने देखे काय का 19 का, तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 5 बच जाएंगे, 57 हो जाएंगे, तो 19 तिया 57, फिर देखा अपन ने सीधा 23 का, 23 से कम 23। तो 7429 के आवाज गुणनखंड कौन कौन से हो रहे हैं, 17, 19 और 23। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा सवाल। 510 और 92 को अपन को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो फिर इसकी जांच भी करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो सबसे पहले गुणनखंड किया अपन ने 510 का, 510 में भाग दिया अपन ने 2 का, कितनी बार चला जाएगा जी, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 11 हो जाएंगे, 2 5 10, फिर 1 बच जाएगा, फिर 2 5 10, फिर इसमें 3 का भाग देंगे, 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 का देंगे इसमें, 5 एकम 5, और कितने बच जाएंगे 3, 5 7 35, फिर 17 का देंगे, 17 एकम 17। इसी प्रकार 92 का देंगे, 92 के गुणनखंड करेंगे, 2 का दिया अपन ने इसमें, 2 का भाग दिया, कितनी बार चला गया 46 बार, फिर 2 का भाग दिया अपन चला गया 23 बार, फिर 23 का भाग दिया अपन ने चला गया 1 बार। तो इनके गुणनखंड कितने हो रहे हैं, 510 के गुणनखंड हो रहा है अपने पास 2 × 3 × 5 × 17। इसी प्रकार फिर 92 के गुणनखंड हो रहा है अपने पास 2 × 2 ×
23। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है अपन को इनका HCF, तो लिख दो 510 और 92 का HCF। 510 और 92 का HCF क्या होता है, तो इन गुणनखंडों में देखते हैं कॉमन संख्या कौन सी आ रही है। कॉमन संख्या देख लिया अपन ने, 2 इसमें भी है इसमें भी है, 3 देगी 3 इसमें है इसमें नहीं है, तो ये कॉमन आ ही नहीं सकती। 5 देगी 5 इसमें है मगर इसमें नहीं है। 17 देगा इसमें है इसमें नहीं है, तो इसको भी लेंगे। 23 देगा इसमें है ऊपर नहीं है, तो बड़ी समस्या हो गई। तो इसमें कॉमन संख्या कौन सी आ रही है, 2 अकेली आ रही है, तो दोनों का HCF कितना हो जाएगा 2। अब अगली कंडीशन आती है कि 510 और 92 का LCM। तो 510 और 92 का LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन आती है उसको लिख लेते हैं, जो संख्या बच रही है उनको लिख लेते हैं। संख्या अपने पास एक 2 भी बच रही है, एक 3 बच रही है, एक 17 बच रही है और एक 23 बच रही है। तो इनका गुणा करके देखते हैं, तो गुणा कितना आ जाता है इनका, गुणा करके देख लेंगे। 2 दूनी 4, 4 कम 4, 4 दूनी 4 3 12, 12 इंटू 17 इंटू 23। टोटल गुणा करने के बाद में आ जाता है इनका 23,460। 23,460 इनका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। फिर अगली स्टेप अपनी क्या है, इनकी जांच करना है अपन को। जांच भी कौन सी, कि 2 संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के बराबर होता है। तो सूत्र लिखते हैं अपन, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF। दोनों संख्या कौन कौन सी हैं अपने पास, दोनों संख्या लिख दो, 510 और 92। LCM कितना आया अपने पास 23,460, HCF कितना आया था 2। तो इनका गुणा करते हैं, तो गुणा करने के बाद में इनका 510 और 92 का गुणा आता है 40,920, तो लिख दिया 40,920। और 23,460 का गुणा करने पर दोनों से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, ये भी 40,920। दोनों संख्या बराबर आ गई, दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या कर दिया अपन ने जी, सिद्ध कर दिया। तो नीचे लिख भी देंगे इति सिद्धम। तो दोस्तों देखते हैं अपना इसका तीसरा सवाल। इसमें करना है 536 और 54 के LCM और HCF निकालना है। सबसे पहले गुणनखंड किया अपन ने 336 के। 336 के गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले नंबर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 चक्के 12 और 2 अट्ठे 16। फिर दोबारा 2 का दिया अपन ने, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 का दिया, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का दिया, 21 बार चला गया। फिर 3 का दिया, 7 बार चला गया। फिर 7 का दिया, 1 बार चला गया। इसी प्रकार 54 के करते हैं अपन। 54 में भी 2 का भाग चला जाएगा। 2 का दिया अपन कितनी बार चला गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 7 है 14। 3 का दिया 9 बार, 9 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। तो 336 के गुणनखंड करके लिख दिया अपन ने। 336 के गुणनखंड होगा अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसी प्रकार 54 के गुणनखंड हो जाएंगे अपने पास 2 इंटू 3 इंटू, यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने ना, 3 होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, कौन कौन संख्या 336 और 54 का HCF निकालना है अपन को। क्या निकालना है, HCF। तो HCF क्या होता है, दोनों के गुणनखंड में जो संख्या कॉमन आती है वो HCF होता है। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लिया, ये लिख दिया 2। और कोई संख्या आ रही है का, 2 इसमें है इसमें नहीं है। तो के बाद 3 देखते हैं, 3 इसमें और 3 इसमें भी है। तो अरे बार मजे आ गए, 3 इसमें भी ले लिया अपन ने कॉमन, 3 भी लिख दिया अपन ने। और कोई संख्या कॉमन आ रही है क्या, नहीं आ रही, अच्छी बात है नहीं आ रही। तो क्या करना है, 3 दूनी 6। तो 336 और 54 का HCF क्या आ जाएगा, 6 जाएगा। LCM वो निकालने हो गया काम अपना। चलो LCM वो निकालते हैं, कौन कौन सी संख्याओं का, 336 और 54 का LCM। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, जो अपन ने क्या कर लिया, HCM निकाल लिया, कॉमन ले लिया, उसको लगा दिया 6। और इसमें जो जो संख्या बच रही उनको लिख लेते हैं। तो 2 बच रहा है अपने पास, 2 और 2 3 बार 2 बच रहा है, तो लिख लो। तो इनको गुणा करके लिखते हैं डायरेक्ट ही, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 8 2 7 56, लो 56 लिख दिया। और क्या बच रहा है नीचे, 3 दिया 9, बहुत बढ़िया। 9 चक्के 54 इंटू 56
तो इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3024। 3024 इनका क्या आ गया एलसीएम आ गया। अगला काम अपना क्या है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ ये भी सिद्ध करना है। तो लगा बने सूत्र कि दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों संख्या कौन कौन सी हमने पास, दोनों संख्या दे ही रखी अपने पास, बढ़िया आएंगी 336 और 54 लिख दिए अपन ने। दोनों संख्या गुणनफल था तो गुणनफल लिख दिया। एलसीएम आ गया अपने पास 3024 और एचसीएफ आ गया अपने पास 6। अगर इन दोनों का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आ जाए तो समझ लो अपने एचसीएफ और एलसीएम दोनों सही है। तो गुणा करके देखते हैं 54 का और 336 का गुणा आता है अपने पास 18,144 और 3024 का गुणा करके देखते हैं 6 से तो कितना आ जाता है ये भी 18,144। दोनों अपने पास बराबर आ गए, दोनों संख्याओं का गुणनफल अपने एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे एचसीएफ और एलसीएम दोनों के मान सही हैं। सही है तो नीचे लिख भी देंगे अपन इति सिद्ध। तो दोस्तों देखते हैं अपन पहले चैप्टर के प्रश्न नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल है 12, 15 और 21 की अपन को एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड करते हैं अपन 12 के गुणनखंड जो भी आएंगे वो आएंगे 2 × 2 × 3। 15 के गुणनखंड करेंगे दिए जाएंगे अपने पास 3 × 5 और 21 के जो गुणनखंड करेंगे वो आ जाएंगे अपने पास 3 × 7। तो एचसीएफ क्या होता है, तीनों में जो संख्या कॉमन आती है उनका एचसीएफ कहलाता है। उनमें देखा अपन एचसीएफ में कॉमन कौन आ गया 3, ये 3, ये 3, 3 सब में कॉमन आ गया, 3 का क्या हो गया एचसीएफ। और एलसीएम तो जो एलसीएम में क्या करते हैं एक जो भी कॉमन आती है वो संख्या लेकर लेते हैं, बाकी में जो संख्या बच रही है वो और लिख लेते हैं। तो कितनी बच रही है 2 दूनी 4, 5 × 7 गुणा कितना जाएगा 4 × 12, 12 × 60, 60 × 7, 420 इसका एलसीएम आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 17, 23 और 29 का अपन को एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। 17 के गुणनखंड करेंगे 17 का 17 अकेला रहेगा इंटू मगर ये तो समय ही रहता है 23, 23 × 1, 29 का 29 × 1। तो इसका एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ दोनों में तीनों में जो भी संख्या कॉमन आ रही होगी वो एचसीएफ होगा। तो एक सब में कॉमन आ रही है इसलिए एक इसका एचसीएफ। एलसीएम देखा इसका अपन ने, एलसीएम एक के बाद में बची हुई संख्या कौन कौन सी वो सब लिख देंगे अपन 17, 23 और 29। इन तीनों का गुणा करने के बाद में जाता है अपने पास 11,339। तो 17, 23 और 29 का एलसीएम जो हो जाएगा 11,339 हो जाएगा। अगला सवाल है 8, 9 और 25 का अपन को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 8 के गुणनखंड की अपन ने वो हो जाएंगे 2 × 2 × 2। 9 के गुणनखंड की अपन ने 3 × 3 और 25 के गुणनखंड 5 × 5। एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ कॉमन देखते हैं सब में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, कोई सी चीज़ कॉमन इसमें नहीं आ रही। तो कोई सी नहीं आ रही तो एक आ जाएगी सब में से कॉमन। एलसीएम कॉमन लेने के बाद में जो संख्या बच जाती है उनको भी लिख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 × 9 = 25, 9 × 8 = 25। तो इनका गुणा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1800। इस प्रकार से अपन इन तीनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो अपन अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अपन को 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है 9 और अपन को 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। अपन को दो संख्या दे रखी है, दो संख्याओं के देने के बाद में और अपन को एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम दे रखा है तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। इसके लिए एक डायरेक्ट सूत्र है, वो होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या कौन कौन सी हैं अपने पास, उनको देख रही हैं 306 और 657।
HCF दे रखा है अपने पास 9, तो 9 लिख दिया। LCM नहीं दिया तो LCM की जगह LCM ऐसा क्या सही है। LCM निकालना है, यदि बाकी सब संख्याओं को अपन बराबर की तरह ले जाएंगे तो 9 गुणा में है, बराबर की तरह आके जे भाग में जाएगा, ये भाग में आ गया। LCM अपनी जगह पर ही है, तो इनको काट पीट के अपन आंसर लाएंगे। 9 से काट दिया अपन ने, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 दिया 27, 3 बच जाएंगे, 36 9 चौके 36, 657 इंटू 34 बराबर LCM। तो इनका अपन LCM दोनों का जो भी गुणा आएगा वो अपना LCM आ जाएगा। दोनों का गुणा आ रहा है अपने पास 22,338, जिसका आंसर आ गया। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके लिए कंडीशन होती है, वो कंडीशन लिखते हैं अपन। तो उसके लिए लिखते हैं कि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड दो इंटू 5 घात n के रूप में होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि यदि कोई भी संख्या के 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 5 तो आता है। इसके अलावा कोई सी और भी संख्या आ सकती है, मगर 2 इंटू 5 तो आता ही आता है के रूप में होता है। तो अपन ने 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड करके देखे, तो देखिए अपन ने 6 की घात n के गुणनखंड कितने हो रहे हैं, 2 इंटू 3 की घात n, 2 इंटू 3 की घात n 2 इंटू 5 घात n जैसा तो नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, चूंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 की घात n के रूप के नहीं है, अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होती है, कोई सी भी संख्या हो चाहे वो, अगर वो 0 पर समाप्त होती है तो उसके लिए एक कंडीशन है अपने पास, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 मिल जाए अपन को, 2 और 5 मिल जाए तो वो हमेशा क्या होती है, 0 पर समाप्त होती है। मगर देखा अपन 6 की घात n है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 की घात n हो रहा है, तो 2 इंटू 3 अपने 2 इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। देखते हैं दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 6वां है, व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो अपन को पता है दोस्तों, भाज्य संख्या कौन सी होती हैं कि जिनके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो। जिनके अभाज्य गुणनखंड 2 होते हैं तो वो 2 अभाज्य संख्या होती हैं, और जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वो संख्या भाज्य होती हैं। अगर इन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक आ गए तो समझ जाएंगे ये संख्याएं भाज्य हैं। तो पहले नंबर पे देखते हैं अपने पास 7 11 13 और 13 हैं, तो उनमें से 2 पद हैं, तो एक पद्य है एक पद्य है, दोनों में से देखते हैं कौन सी चीज एक जैसी है। तो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, 13 अपन ने क्या करी, दोनों में से कॉमन ले ली। इसके अंदर कितनी बची, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। इसको सॉल्व किया अपन ने, 11 7 77, 77 एकम 77 प्लस 1, तो कितनी हो जाएगी, 13 इंटू 77 और 1 78। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ 1 के अतिरिक्त 2 और अन्य गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है।
बस इतना सिंपल सा काम करना था अपन को। बस इसमें एक के अतिरिक्त कोई दो और अन्य गुणनखंड पता चल रहा है अपन को तो वो संख्या भाज्य संख्या होती है। तो इसमें एक के अतिरिक्त 13 और 78 तो दो गुणनखंड है, इसका मतलब ये वाली संख्या कैसी है, भाज्य संख्या। अगली संख्या देखते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। एक पूरा पद यहाँ से लेके यहाँ तक, एक पूरा पद यहाँ तक, दोनों में से कॉमन आ रही है 5, कॉमन ले लिया अपन ने। इधर कितना बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। तो कितना हो जाएगा ये 5 इंटू दो दिया 6, 6 चौके 24 और हो जाएंगे 7 छंग 42 + 24 + 1। 5 इंटू जो हो जाएगा 24 2 कम 24, 24 दूनी 48, 24 3 72, 24 चौके 96, 97 98 99 100, 1008 + 1 हो जाएगा 5 इंटू 1009। तो यहाँ पर भी अपन ये लिख देंगे, यहाँ भी एक के अतिरिक्त 2 और अन्य गुणनखंड है अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। बस इसमें सिंपल सा काम था अपन को, दोनों में भाज्य संख्या बताना थी। दोनों में देख लिया अपन ने, एक के अतिरिक्त दो अलग गुणनखंड और भी है, इसका मतलब दोनों संख्या कैसी हैं, भाज्य संख्या है। दोस्तों देखते हैं अपना अगला सवाल कि किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसको समझने के लिए अपन क्या बनाते हैं, वृत्ताकार पथ बनाते हैं। ये मान के चलो एक वृत्ताकार पथ है, जहाँ से ये चलना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में सोनिया को लग रहे हैं पूरे 18 मिनट। यहाँ से स्टार्ट किया था, एक चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय ले लिया सोनिया ने। इसी स्थान पर रवि ने भी चलना प्रारंभ किया और रवि ने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चक्कर लगाने में पूरा समय लिया, कितना 12 मिनट। मान के चलो 12 मिनट बाद रवि यहीं का यहीं होगा और 18 मिनट के बाद सोनिया भी यहीं के यहीं होगी। ठीक है, मान लिया। इसको कितने लगाए, रवि को R बना दिया अपन ने और सोनिया को S बना दिया। सोनिया को पूरे कितने मिनट लगे, एक चक्कर लगाने में 18, दूसरा चक्कर लगाने में 18, टोटल कितने हो गए 36 मिनट। रवि ने एक चक्कर लगाया, ये लो 12 मिनट, दूसरा चक्कर लगाया कितने 24 मिनट, तीसरा भी चक्कर लगाया 12 मिनट में, तो टोटल 36 मिनट। देखा अपने 36 मिनट में ये भी आ रहा है, 36 मिनट में ये भी नहीं आ रहा और 36 मिनट में ये भी नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा 36 मिनट बाद दोनों के दोनों क्या मिल जाएंगे, अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो इसको अपन अपने गणित की भाषा में कैसे करेंगे देखते हैं, जो जो दिया है वो लिखते हैं। तो सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा कितना समय लिया था अपने पास 18 मिनट। इसके बाद में रवि द्वारा लिया गया समय, रवि द्वारा लिया गया समय कितना 12 मिनट। तो दोनों का प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय अपन को ज्ञात करना है, वो क्या हो जाएगा LCM ऑफ 18 और 12 का। 18 और 12 का जो भी LCM होगा वो दोनों के मिलने का समय होगा। तो अपन इनका केवल क्या निकालना है, अपन को LCM निकालना है। तो 18 का गुणनखंड करेंगे वो कितने जाएंगे 2 × 3 × 3, तो 12 का गुणनखंड करेंगे वो जाएंगे अपने पास 2 × 2 × 3, लिख दिया अपन ने 3। तो 18 और 12 का LCM निकालने के लिए दोनों कॉमन कौन सी आ रही वो देखते हैं पहले। तो 2 कॉमन आ गया और 3 कॉमन आ गया, 2 भी लिख लिया और 3 लिख लिया। शेष जो संख्या बताएंगे वो और लिख लेंगे अपन, एक 3 और एक 2 शेष बच रही है। 3 दूनी 6, 6 कम 6 6 36 18 और 18 दूनी 36। नीचे लिख देंगे अपन, अतः 18 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर
मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी ये चैप्टर की फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसकी प्रश्नावली फर्स्ट 1.1 अपन ने पूरी सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपको इस प्रश्नावली में कोई भी डाउट हो तो हमको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इतने में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।